बीजेपी का मेगा प्लान क्या है उसका पर्दाफाश जल्द कर देते हैं, क्योंकि मेगा प्लान के अंदर यह निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों पर एक मंथन कर रही है और एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश में है। एक तरफ मोदी की गारंटी का नैरेटिव 2024 में एक बार फिर से बीजेपी सेट करेगी, लेकिन 2% से कम जीत हार वाली सीटों पर अपने दिग्गजों को उतार सकती है। बता दें कि ये राज्य बिहार है, महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश की कुछ 10 सीटें हैं जहां पर बीजेपी का 2% तक अंतर रहा। इस बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि जो 2% से कम जीत हार वाली कुल 48 सीटें, हमने पूरा एनालिसिस किया तो यह निकलकर सामने आया कि बीजेपी को जहां पर हार मिली या जीत मिली, हम यहां पे सिर्फ जीत की बात नहीं कर रहे हैं, हार की भी बात कर रहे हैं। कुल ऐसी 48 सीटें हैं जहां पे 2% या 2% से कम सीटों पर बीजेपी को हार जीत मिली। 48 सीटों पर बीजेपी अब प्लान कर रही है कि अपने बड़े चेहरों को उतारे। 70 साल से उम्र की ज्यादा हो या कुछ भी हो, लेकिन दिग्गज नेता जिनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा हो, ये बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी द्वारा हो सकता है। अब इन 48 लोकसभा सीटों पर पार्टी की जो हार जीत जो हुई है उस पर मंथन करते हुए जब हमने पूरे विस्तार से देखा कि 48 ऐसी सीटें रही जहां पर बीजेपी और सामने जो भी दल था उस पर बीजेपी ने 2% तक का हार या जीत जो है वो देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 ऐसे क्षेत्र थे, बिहार के अंदर ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी को बड़ी चुनौती जो है वो कुछ अंतर से मिलते हुए नजर आया। इस बीच जब हम आगे बढ़े तो जब वो उन 10 सीटों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बता दें इसमें उत्तर प्रदेश है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को यहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं मिलेगी। यहां पर जो हार जीत का अंतर है वो 2% तक है। अगर यहां पर कोई बड़ा चेहरा उतार दिया जाता है तो यहां पर पूरे चांसेस है कि बीजेपी जीत सकती है। 48 में से आपको बता दें कि 27 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर बीजेपी को 1% से कम, सोचिए आप, 1% से कम जो है वो अंतर रहा। और ये 27 सीटें ऐसी होंगी जहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर जीत और हार का फर्क जो है वो इतना ज्यादा नहीं होगा। जब हमने इन 27 सीटों को जाना तो ये 27 सीटें बिहार जैसे राज्य में है, तमिलनाडु जैसे राज्य के अंदर है। अब बीजेपी का एक नया मेगा प्लान बताते हैं। 35 से 52% तक जिन भी सीटों पर अंतर रहा है, जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ बीजेपी की है, वहां पर नए चेहरों पर दाव लिया जाएगा, यानी कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा। अब 35 से 52% वाले जो सीट है वो जब हमने एनालिसिस किया तो 40 ऐसी सीटें बीजेपी के रही हैं jहां पर 35 से 52% तक का जो अंतर है वो जीत के अंदर देखने को मिला। 40 सीटों पर नए प्रत्याशियों को बीजेपी उतार सकती है। बता दें, अगर पूरे लोकसभा चुनाव में जब हमने देखा कि कौन कौन सी सीटों पर 35% तक या 35% से अधिक जो है अंतर रहा, वो 50 कुछ ऐसी सीटें थी। 50 में से 40 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। तो आप सोच लीजिए कि पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर 50 ऐसी सीटें जहां पर 35 से 52% तक मार्जिन था और 40 ऐसी सीटें रही जहां पर बीजेपी को जीत मिली। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन इस बीच कई सारे सवाल इस मुद्दे को लेकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गठबंधन के अंदर टकराव जो है वो जग जाहिर हो चुका है। जब 2024 की हम बात कर रहे हैं, चलते हैं 2023 में। जून का वो महीना था जब सभी ये पार्टियां एक साथ हुई और रणनीति थी 2024 को लेकर। INDIA और विपक्षी गठबंधन द्वारा एक माहौल बनाया गया कि मोदी को हटाने के लिए गठबंधन एक साथ है। लेकिन इस बीच 2024 में जो खींचतान देखने को मिल रही है वो साफ हो चुकी है। TMC और सपा पिछली बैठक के अंदर शामिल नहीं हुई। कारण यह है कि सपा इस वक्त सीट शेयरिंग के साथ साथ कांग्रेस की जो पूरी रणनीति बन रही है 2024 को लेकर खास खुश नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने 2024 में फतेह पाने के लिए एक मेगा प्लान तो तैयार कर लिया, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट जब हम बात करते हैं, जहां पर 543 सीटों में से 436 ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी ने 2019 में चुनाव लड़ा। 303 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और 133 सीटें ऐसी रही जहां पर बीजेपी को हार मिली। अब ये आंकड़ा बढ़ गया है। आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि 133 से ये आंकड़ा जो है वो 160 तक जा पहुंचा है, क्योंकि जेडीयू अब बीजेपी के साथ नहीं है और जेडीयू के साथ साथ शिंदे गुट के अंदर जो टकराव आया, एक तरफ उद्धव तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे, एक बड़ी चुनौती जो है वो 2024 के अंदर बीजेपी को देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले का आंकड़ा और अब का आंकड़ा अलग है। तो 2024 की पावर गेम में किसका नेम होगा, ये एक बड़ा सवाल हमारी की डिबेट में आज रहेगा। 2024 की तैयारी पर
क्या INDI ये बीजेपी पर भारी है, एनडीए पर भारी है, या फिर इस वक्त बीजेपी ने अपना होमवर्क कर लिया? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और ग्रास रूट से भी आपको हर एक रिपोर्ट जो है वे आपके सामने पेश करेंगे। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी ताबिश जुड़े हुए हैं। ताबिश, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से? क्योंकि 2024 की रणनीति की जब हम बात कर रहे हैं तो एक ये सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 70 साल से ऊपर वाले जितने भी दिग्गज नेता हैं उनके टिकट 2024 में कट सकते हैं। जी ताबिश। बिल्कुल, देखिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि जो 70 साल से ज्यादा उम्र वाले नेता होंगे उनके टिकट कटेंगे और उनको पार्टी संगठन या अन्य कामों में लगाया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है पलक, देखिए, जिस तरह से पार्टी तैयारी कर रही है जमीनी स्तर से लेकर के और आसमान तक जो किलेबंदी की गई है, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि 2024 के चुनाव को बहुत आसानी से जीतने की कोशिश की जाए, और उसके लिए राम मंदिर जैसा मेगा इवेंट भी आयोजन किया जा रहा है। लगभग 56 देशों के अंदर 10 करोड़ के करीब जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है। बीजेपी और आरएसएस की तरफ से बड़ा प्लानिंग की जा रही है। और जहां तक सीटों की बात है, बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि इस बार जो माहौल है वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में, और इसीलिए उस माहौल को बुलाने की कोशिश वो चाहे राम मंदिर का मसला हो, कॉरिडोर का मसला हो या विकास के मुद्दे हो, उन पर करने की कोशिश करेगी। वही जो एनालिसिस हम लोग दिखा रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े हम दिखा रहे हैं, वो तो बीजेपी पहली बात ही जानती है कि किस तरह से उनको चुनाव जीतना है और किस तरह से उनको उस फाइट में पहुंचना है जो इंडिया गठबंधन देने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया गठबंधन को भी अच्छा तरह से पता है कि कौन सी ऐसी सीटें जो बहुत आसानी से जीती जा सकती हैं, और बीजेपी की नजरें उन्हीं सीटों पर हैं जिन पर पिछली बार या तो उनकी हार हुई थी या वो बहुत कम मार्जिन से हारे थे, या ऐसी सीटें थी जिनको वो जीत सकते थे लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उन्हें जीते थे, और उसी पर लगातार पार्टी का मंथन है। पार्टी जानती है कि 300 सीटें तो बहुत आसानी से वो जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रणनीति तैयार करनी होगी, और इसीलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। जानकारी ये भी है क्योंकि अब जेडीयू साथ में नहीं है और महाराष्ट्र में भी स्थिति जो है वो बदल चुकी है, तो पहले के मुकाबले जहां 436 प्रत्याशी उतारे गए थे, अब यह आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, वो कहा जा सकता है। लेकिन इस आंकड़े को अगर हम आकलन करें पलट, जिस तरह से बिहार की राजनीति की बात करें, आप महाराष्ट्र के 2 राज्यों की आप बात करें, लेकिन अगर आप उसके उलट उत्तर प्रदेश देखें तो मायावती इस बार साथ में नहीं है, और एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है। दलित वोटर कहीं ना कहीं मायावती के साथ आज भी खड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट वहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। जो पिछली बार 15 से 17 सीटें वहां पर गठबंधन जीता था और भारतीय जनता पार्टी वहां सीटें हारी थी, उसका सीधा बेनिफिट वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। क्योंकि अगर मायावती इंडी गठबंधन के साथ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे में पार्टी भली बात जानती है कि किस तरह से काम करना है और जमीनी स्तर की लड़ाई कैसे लड़नी है, और इसीलिए इस तरह के फॉर्मूले रेडी किए जा रहे हैं। और देखिए, महाराष्ट्र की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य है जिन पर बीजेपी कमांड बहुत मजबूत है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे ताबिश मेरा, हर साल हम देखते हैं, हर चुनाव में हम देखते हैं, 2019 में देखने को मिला था कि चुनाव से पहले बीजेपी की एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो हुई थी। कहा जा रहा है कि जनवरी महीने के अंत के अंदर प्रत्याशियों को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर मंथन होगा। क्या तारीख कुछ सामने आई है? जी ताबिश। देखिए पलक, इस वक्त फिलहाल कोई भी ऐसी तारीख नहीं जिसको कहा जाए कि प्रत्याशियों का मंथन को लेकर के बात की जाएगी। हाँ, लोकसभा में लोकसभा प्रभारी बनाए गए हैं, राज्य प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, और पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है, सर्वे कर रही है, और ऐसे प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है जो हकीकत में जिताऊ हो सकते हैं। जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी इस बार टिकट देगी। उसके लिए उनका जो आकलन है वो लगातार जारी है, सर्वे जारी है, पार्टी के जमीनी स्तर से लेकर के और ऊपरी स्तर तक एक एक चीज को नोटिस किया जा रहा है, और बहुत गहनता से निगरानी की जा रही है कि किस पार्टी के जिताऊ प्रत्याशी को इस बार उम्मीदवार बनाना है। जहां तक इस बड़ी बैठक का सवाल है, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में बजट सत्र है, और ऐसे में तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं उसमें मैं कहूंगा व्यस्त है। तो ऐसे में अभी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसी बैठक नहीं हुई जिसको कहा जा सकता है कि ये बहुत अहम बैठक है। और चलिए, आप खबर पर बने रहिएगा ताबिश, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। तो इस बीच चर्चा की ओर भी बढ़ते हैं, क्योंकि मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2024 के मेगा प्लान की हम बात कर रहे हैं। पावर गेम किसके हाथ में इस वक्त है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय आपको करा दे। राहुल तलान हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, अनिल कुमार गर्ग हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। राहुल तलान जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, इस वक्त बड़ी रिस्क लेने के मूड में बीजेपी नजर आ रही है, जहां पर चर्चा यह हो रही है कि बीजेपी अपने दिग्गजों को ऐसी जगह पर उतारने के लिए रेडी है जहां पर 1% तक केवल मार्जिन जो है वह नजर आ रहा है हार जीत में। जी राहुल तलान जी।
बिल्कुल, देखिए पलक जी, अगर जो इसको आप ऐसे देखें कि ये एक तरीके से उनकी क्षमता को भी परखने का मौका है कि जो खुद को नेता मानते हैं और मोदी के नाम पे नहीं लड़ना चाहते हैं या मोदी के नाम का सहारा नहीं लेना चाहते हैं और अपने दम पे जहां बिल्कुल बैटल है वहां जाके उनको चुनाव लड़ना होगा। ये एक तरीके से इसको अच्छा समझिए आप पॉलिटिक्स के लिए कि नेताओं को अपनी क्षमता दिखाने का भी मौका मिलेगा, तो ये क्षमता दिखाने का मौका है। दूसरा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जैसे आप सब मान रहे हैं ज्यादातर लोग कि राम मंदिर वोट के लिए और ये सारी चीजें इससे वोट आएंगी राम मंदिर से, तो मुझे नहीं लगता है। देखिए मैं नहीं मानता हूँ राम मंदिर से वोट मिलने वाली है बीजेपी को। ये प्राउड मूवमेंट हो सकता है हिंदुस्तान के लिए, ये निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि ये प्राउड मूवमेंट है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, इस चीज से मैं सहमत हूं। लेकिन अगर जो कोई ये समझे कि इससे वोट मिलेंगी, इससे वोट नहीं मिलने वाली है। देखिए मैं इसके लेकिन आपको साथ में बीजेपी को ये भी समझना होगा कि बीजेपी राम मंदिर का तड़का तो लगा रही है, लेकिन साथ में 2047 का विजन भी पेश कर रही है कि हम 2047 में भारत को विकसित बना देंगे। तो ये 2047 का जो विजन है, ये बीजेपी के लिए वोट बटोरने वाली चीज है। ये राम मंदिर पे चर्चा अलग चीज है, लेकिन अगर जो आम लोग जिस पे वोट करेंगे, देखिए भारत की जनता के एक मूड को समझने की जरूरत है कि भारत की जनता उस मुद्दे पे वोट नहीं करती है जो सॉल्व हो चुका है। जैसे 370 पे अगर जो आप वोट मांगने लगे तो नहीं मिलेगी आज आपको, लेकिन आप यूसीसी पे वोट मांगने लगे तो निश्चित तौर पे वोट मिल जाएगी। वैसे राम मंदिर पे आपको वोट नहीं मिलेगी, लेकिन 2047 विजन जो है विकसित भारत बनाने का, उस पे वोट मिल सकती है और उस पे मिलेगी भी। क्योंकि और देखिए जैसे एक अभी चर्चा चल रही थी कि मायावती के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के तरफ आएंगे या मायावती के वोटर्स उनके साथ इंटैक्ट रहेंगे। देखिए क्योंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं और अभी भी मैं लगातार गांव में ही हूं और अपने क्षेत्र में घूम भी रहा हूं, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मायावती के वोटर्स जो भी हैं वो बीजेपी को वोट करने वाले और बड़ी संख्या में वोट करने वाले हैं, जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स मिले हैं, अनाज मिल रहा है और बाकी जो कैश ट्रांसफर स्कीम का जो फायदा उनको मिल रहा है। तो आप ये भी समझिए कि मायावती के जो वोटर्स रहे, दलित जो वोटर्स रहे, वो बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट करने वाले हैं। और अगर जो प्रधानमंत्री मोदी आपके पास आना चाहूंगी, राहुल तलान जी की बात से कितना सहमत है? क्या आज मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर ऑफिशियल ये घोषित कर दिया है कि वो बीजेपी की बी टीम है? नहीं, देखो ये तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी इन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में जो आना चाह रही थी, वो तो कांग्रेस ने साफ कर दिया कि आपकी कोई औकात नहीं है। पहली मीटिंग में कुछ नहीं हुआ, दूसरी मीटिंग में आधा घंटे पहले बताया जाता है कि मीटिंग निरस्त की जाती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि 14 जनवरी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो मैं अलग से घोषणा कर दूंगा। तो 14 तारीख भी निकल गई, सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, तो अखिलेश यादव अब क्या करेंगे? जो मध्य प्रदेश में तेवर अखिलेश यादव जी के दिख रहे थे और ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे को निश्चित तौर से कि जो लोकसभा का चुनाव आएगा तब हम कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देखेंगे, वो कांग्रेस ने आईना उनको दिखा दिया। कांग्रेस के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू हैं, बसपा भी है और सपा भी है। बताइए कौन कैसे तोलने का प्रयास करेगा, वो देख ले। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के भी हाथ में दोनों में लड्डू हैं। यदि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव शामिल होते हैं तो निश्चित तौर से तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी जाएगी। यदि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में सम्मिलित नहीं होते हैं तो वोट काटने वाली पार्टी के रूप में से होंगे, वोट अलग से तीसरी तरफ चला जाएगा। तो बीजेपी के हाथ में भी दोनों हाथ में लड्डू हैं। अखिलेश यादव जो फैसला लेंगे उसका स्वागत मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पलक जी कि जो 100 सीटें थी, 47 सीट का आपने कहा, लेकिन 1 से 5% सीट जो बीजेपी हारी थी 2019 में, वो जुलाई 2023 तक समीक्षा होकर पहुंच गई बीजेपी के पास। 10 मुद्दे उन पर रखे और उनमें कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। कैबिनेट मंत्रियों ने जिले स्तर पर, लोकसभा स्तर पर जाकर के समीक्षा की और 10 ऐसे टॉपिक उन्होंने रखे कि हारने के कारण क्या रहे, कौन सी जाति का नेता हमारे साथ आ जाए, कौन सी जाति का नेता हमारी पार्टी से निकाला जाए, वहां लोकसभा स्तर पर क्या मुद्दे रहे, किन लोगों ने, पार्टी के लोगों ने भितरघात की। ये सब लगभग 10 ऐसे टॉपिक थे जिस पर समीक्षा करके रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर को पहुंच गई। अभी ये लोग सीट बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं, अभी सीटें इनकी तय नहीं हो पा रही हैं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण लेंगे कि 5 लोकसभा सीट पर एक प्रभारी बनाया गया है। 5 लोकसभा सीटों का नेतृत्व एक वरिष्ठ नेता देखेगा। उसमें आरएसएस की भी टीम होगी, विश्व हिंदू परिषद की टीम भी होगी और भारतीय जनता पार्टी की टीम होगी। तो 3 सदस्यीय टीम 5 लोकसभा सीटों का निगरानी करेगी। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पन्ना प्रमुख से पन्ना समिति पर विस्तार करने के लिए जा रहे हैं। पन्ना समिति तो कई राज्यों में हो गई है, लेकिन पन्ना समिति में कई राज्य बचे भी हैं।
जैसे उत्तर प्रदेश को देखा जाए, उत्तराखंड को देखा जाए। जिन राज्यों में अभी चुनाव हो गए वहां पन्ना समिति पर पहुंच गए, पर जिन राज्यों में चुनाव नहीं हुए वहां पन्ना समिति तक जाएंगे। तो ऐसे संगठन का जवाब देने के लिए क्या इंडिया गठबंधन तैयार है? और राहुल तालानी जो कह रहे थे अनिल कि कुमार गर्ग जी राम क्या मंदिर कहना का चाहेंगे? बीजेपी जो हर वक्त चुनावी मूड में रहती है अपना होमवर्क कर चुकी है, और कांग्रेस या यूं कह ले कि INDA गठबंधन अभी ये सोच रही है कि पढ़ना कहां से शुरू किया जाए। जनता पार्टी की खूबी यही है कि वो हमेशा चुनाव के मोड पे रहती ही है। वजह क्या है कि उसको जो संगठन वो कार्डर बेस्ड संगठन है। अभी जो मेरे साथी सुनील जी बता रहे थे, सुनील जी ने बिल्कुल ठीक कहा, पन्ना प्रमुख से लेकर हर बूथ के हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हमेशा एक्टिव रहता है। ये जो बता रही है बात, मैं इसको भी तस्दीक कर रहा हूँ, क्योंकि 3 सर्वे पार्टी करा चुकी है किस MP को बदलना है, किस MP को दूसरी जगह लगाना है, ये वो पहले से तय कर चुके हैं। सिर्फ घोषणा होने की बात है। वो कई स्तर पे काम करते हैं। संगठनात्मक सर अपने तौर पे काम करता है, सर्वे के बाद वो तय कर लेते हैं कि हमने पार्टी के किस कैंडिडेट को देना है। पार्टी का वोट कैसे लेना है जनता, उसको भी उन्होंने तय कर लिया। अब हम आपको उत्तर प्रदेश की भी बात करें। उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी चीजें एक साथ चला दी है। एक तरफ यात्रा चलाई है कि संकल्प भारत, विकसित भारत का संकल्प यात्रा हम शुरू कर रही है, यानी उन्होंने एक रोड मैप दिया है 2047 का हम भारत को विकसित बना सकते हैं अगर भारत की जनता हमें समर्थन देगी। तो जनता को उस पर एक तरह से विश्वास हो रहा है। दूसरा, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए अलग से काम शुरू कर दिया है, उसका सम्मेलन हो रहे हैं, एक कैंपेन भी चलाया है, धन्यवाद मोदी भाईजान करके। केरला में अलग से उन्होंने लाया, ना खाई है ना दूरी है, ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, यानी अल्पसंख्यकों का अलग प्लान है उनके पास। सर कांग्रेस पर थोड़ा रोशनी डालते हैं, क्योंकि अभी हम बीजेपी पर बात कर रहे हैं। सर कांग्रेस भी तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है, तो वह भी तो अपनी जमीन मजबूत कर रही है जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन यात्राओं से कांग्रेस जन, जो आम जो कांग्रेस जन है, उनमें एक नए उत्साह का संचार होता है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल स्थिर पड़ गई थी। जो पहले भारत जोड़ो यात्रा है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आया, और उत्साह का परिणाम कर्नाटक और तेलंगाना में भी देखने को भी मिला। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोई वोटों में तब्दील होगी, इसमें मुझे संदेह है। ये कार्यकर्ताओं में तो उत्साह पैदा कर रही है, कार्यकर्ताओं में जोश ला रही है, लेकिन जनता में कांग्रेस के प्रति विश्वास पैदा करने में सफल होगी, मैं ऐसे नहीं कह सकता। उसकी वजह साफ है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस का कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस ये बताने की स्थिति में नहीं है कि मोदी सरकार ये पिछले 10 सालों में नहीं कर पाई, इसके बदले हम ये करने वाले हैं। वो सिर्फ एक ही राग लगती है अपीजमेंट का, अल्पसंख्यक को किस तरह से बनाया जाए, पटाया जाए, ये सिर्फ इतनी सी बात है। और अल्पसंख्यक भी अब इस बात से समझ गए हैं, क्योंकि जो आम अल्पसंख्यक समाज जैसे जो गरीब लोग हैं, उनको मोदी की लाभार्थी योजना से अनेक लाभ मिले। आप किसी अल्पसंख्यकों के घर में किसी चले जाइए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आपको समझ में आएगा कि उनको बहुत सारा लाभार्थी होने का फायदा मिला। और जिसको फायदा मिलता है उसको समझ में आता है कि धर्म को आप राहुल तलान जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी वोटों में कन्वर्ट होगा। सर आपके पास आती हूँ अनिल जी वापस। राहुल तलान जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी इस वक्त 3 राज्यों के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्री चुने गए, और जो ये जानकारी मिल रही है कि 40 ऐसी सीटों पर नए चेहरे उतारे जाएंगे, तो क्या हम ये मान लें कि बीजेपी आने वाले 15 साल की प्लानिंग लेकर अपने फैसले जो है इन लोकसभा चुनावों के अंदर, राज्य के जितने भी विधानसभा चुनावों के अंदर नीति अपना रही है? जी राहुल तलान जी। तौर पे किसी भी राजनीतिक दल का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपना फ्यूचर का सोचे। तो वो फ्यूचर का सोच रही है। अगर जो यूथ को मौका मिलता है तो फ्यूचर की बात है कि उनको पता है कि फ्यूचर में लीडरशिप डेवलप करने की जरूरत है पार्टी को और संगठन को। देखिए, राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग यही है कि आप अपने संगठन का विस्तार करते चले जाएं। अगर जो आप संगठन का विस्तार नहीं करते, नए लोगों को मौका नहीं देते, तो एक दिन आपकी जो ये पीढ़ी है जो राजनीति कर रही है वो बूढ़ी हो जाएगी और नई पीढ़ी आपके पास रहेगी नहीं और नया नेतृत्व रहेगा नहीं। तो राजनीति का बेसिक सिद्धांत ये है कि आपको संगठन को बढ़ाना ही होगा, और संगठन बढ़ाने के लिए आपको यूथ चाहिए। तो वो यूथ को जोड़ने के लिए अच्छा मौका है, और कर भी रही है बीजेपी, और बीजेपी नए यूथ को जोड़ भी रही है और नए लोगों को मौका भी दे रही है। लेकिन सवाल जैसे आपने कांग्रेस का पूछा कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है, लेकिन सक्सेसफुल कितनी होगी? क्योंकि आप इलेक्शन से 2 महीने पहले शुरुआत करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। जब इलेक्शन सर पे होगा तब आपकी लीडरशिप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिजी रहेगी। आपके पास संगठन विस्तार करने का मौका था 10 साल, आप करते क्या रहे? आपको ये नहीं पता है कि आप भारत जैसे देश में, जहां हिंदी हार्टलैंड में राम बहुत बड़े एक आदर्श पुरुष हैं और भारत का समाज उनको मानता है, आप ये निर्णय नहीं ले पाए कि जाना है या नहीं जाना है, और निर्णय भी ऐसा लिया कि आपको नहीं जाना है।
तो आप इनकी मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका जो थिंक टैंक है उसके पास सोच का कितना ताकत टोटा भी है। तो देख सकते हैं कि कांग्रेस अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है तो उस दौरान हम देखेंगे कि बीजेपी द्वारा जनसभाएं की जा रही होंगी, तो राहुल गांधी उस वक्त जनसभाएं कर लेंगे, प्रियंका गांधी जनसभाएं कर लेगी, लेकिन पूरा संगठन तो न्याय यात्रा को मैनेज करने में होगा, आधी टीम तो मीडिया को मैनेज करने में होगी। देखिए जब आपको चुनाव लड़ने होते हैं ना तो संगठन चुनाव पे फोकस करना चाहिए, कहां से कौन होगा। राहुल गांधी दिल्ली आएंगे, फिर मीटिंग होगी कि भाई इसको टिकट देना है, उसको टिकट देना है। राहुल गांधी न्याय यात्रा में रहेंगे तो अखिलेश यादव के साथ मीटिंग कौन करेगा कि किसको लेना है, मायावती जी के साथ कौन मीटिंग करेगा। तो कांग्रेस के पास आजकल मुझे लग रहा है कि थिंक टैंक जो कांग्रेस के हैं वो मेंटली तौर पे करप्ट हो चुके हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है राजनीति कैसे की जाती है। हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है देश की राजनीति जानने के लिए, पॉलिटिकल हवा का जानना कि 2024 की जब हम बात कर रहे हैं तो राजनीतिक हवा इस वक्त किस ओर है। विस्तार से इसी पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। इसने यही नहीं सोची। नहीं देखो पलक, राजस्थान में सरकार बनी, नए मुख्यमंत्री हैं, चीफ सेक्रेटरी कहां से भेजा गया? गुजरात से। जेपी गुप्ता साहब गुजरात कैडर के आईएएस से उनको चीफ सेक्रेटरी बना के भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, चीफ सेक्रेटरी कहां से भेजे गए? पीएमओ से, मिश्रा जी को। उत्तराखंड में सरकार है, चीफ सेक्रेटरी कहां के बना के भेजे गए? पीएमओ से, दिल्ली से। तो ये सेंट्रल गेम है ना बीजेपी का, उसको समझना पड़ेगा। कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी मुख्यमंत्री की औकात नहीं है वहां जाकर के जो राष्ट्रीय नेतृत्व कह दे उसमें हाँ में हाँ न मिलाए। ठीक है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के देखा, राजस्थान में दिख रहा था कि आरएसएस के कुछ लोग जहां नियुक्तियों में, जहां तमाम आयोगों की नियुक्ति होगी, एजी की, डबल एजी की नियुक्ति होनी है, इस बात की जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है वहां तो सबको प्रमोशन कर दिया गया, हटा दिया गया सब जगह से। वो लोग समझ भी नहीं पाए, खुश भी हो गए कि आपका प्रमोशन हो गया, लेकिन जहां जिन नियुक्तियों का उन्होंने वायदा किया वो सब ताश की पत्तों की तरह उड़ गए सब। तो अब यही समझना पड़ेगा, ये कांग्रेस नहीं समझ पा रही है इस बात। 2047 के मिशन की बात कर रहे हैं राहुल तलान जी। अरे भाई, कार्यकर्ताओं को फ्री छोड़ देंगे तो आपस में लड़ेंगे। और एग्जाम्पल, हम लोग नोएडा में बैठे हुए हैं, महेश शर्मा से आपत्ति थी एक विधायक जी को, महेश शर्मा को सह प्रभारी किसी राज्य का बना के भेज दिया, जाइए यहाँ से नोएडा से थोड़ा दिमाग हटाइए, और जो दूसरे व्यक्ति थे उनको पूरा खुली छोड़ दी थी कि जो करना है कर गया। कर पाए कि नहीं कर पाए ये बीजेपी ने समीक्षा की होगी। यही चीजें कांग्रेस को समझनी पड़ेगी। आप देखिए पंजाब में मोदी लहर के बावजूद भी बीजेपी कांग्रेस को डिगा नहीं पाई कैप्टन साहब के नेतृत्व में, और कैप्टन साहब और सिद्धू के बीच शीत युद्ध हुआ, उसको कांग्रेस रोक नहीं पाई। राजस्थान में आप देखिए, आपकी सरकार वहां बनी और सचिन पायलट गहलोत के शीत युद्ध को आप रोक नहीं पाए। मध्य प्रदेश में नहीं रोक पाए, मध्य प्रदेश में सरकार आपकी चली गई। छत्तीसगढ़ में आप देखिए बघेल साहब और सिंहदेव के बीच कितना शीत युद्ध चला, मुख्यमंत्रियों को लेकर 2.5 साल का फॉर्मूला निकाला, फिर तमाम मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बातें हुई, प्रदेश में लाने के लिए उनकी बात हुई, नहीं कर पाए। ठीक है, सरकार चली गई आपकी। और आप यहां देखिए गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दो, मंत्रिमंडल बदल दो, चूंकि आवाज नहीं आती है। तो क्या आप उत्तराखंड में आप देखिए हारे हुए प्रत्याशी को, जो दिखाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, असल में जो है रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है हर राज्य के अंदर सेंटर द्वारा। जी सुनील जी। नहीं, बिल्कुल देखो, करना तो पड़ेगा ना। किसी भी परिवार में आप देखिए जो मुखिया होता है, निश्चित तौर से मुखिया को कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसी जब मैंने तो बहुत देखा है नजदीकी से, जब सत्ता और संगठन के बीच जब संघर्ष शुरू हो जाता है तो निश्चित तौर से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। ये हमने उत्तर प्रदेश में आप देखिए, सपा अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया, सरकार आप लौटा नहीं पाई। इसलिए लौटा कि जो आपके संगठन के कार्यकर्ता थे वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए, अधिकार नहीं मानने दिया गया, आप सत्ता से दूर हो गए। तो जब सत्ता और संगठन में जब सामंजस्य नहीं होगा तब तक कोई पार्टी सफल नहीं हो पाती। तो वो बीजेपी देखती है। बीजेपी ने कहा संघर्ष शुरू होने वाला है, वो कहीं प्रभारी बना के, सह प्रभारी बना के प्रदेश से आउट ही कर देगी, जाइए आप वहां जाइए। उन लोगों को लगता है कि हमारा प्रमोशन हो गया, कहानी पर्दे के पीछे कुछ और होती है। तो वही मुझे लग रहा है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को समझना पड़ेगा। बड़ा माइक्रो कहना चाहेंगे अनिल जी, क्या इस वक्त जिस तरीके का कंट्रोल कांग्रेस को अपने नेताओं पर रखना चाहिए वह कंट्रोल है नहीं, क्योंकि आप सेंटर में पहली बार बैठे ही नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी
हर एक कदम को जब उठा रही है तो उससे पहले 100 बार सोच रही है कि इसके क्या कुछ रेपरकशंस होंगे, आगे की सोच रखते हुए जो है फैसले लिए जा रहे हैं। पलक जी, मैं सुनील जी से आंशिक रूप से सहमत जरूर हूं, लेकिन ये कहना कि कांग्रेस हाईकमान का कंट्रोल नहीं है कांग्रेस नेताओं पे, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वजह, अभी इन्होंने राजस्थान का जिक्र किया, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे जिसको तो राजस्थान में कांग्रेस जीती, और उनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए था, तो भी हाईकमान के नीचे उनको सर झुका के उस फैसले को मानना पड़ा और अशोक गहलोत आ गए। ऐसे ही वहां पे टीएन सिंह का भी छत्तीसगढ़ में जो दावा था वो बड़ा मजबूत था, लेकिन उन्होंने बघेल को लिया, लेकिन वो बघेल को 5 साल तक 2.5 साल का फार्मूला होने के बावजूद ही 5 साल तक उन्होंने जेल, उन्होंने बगावत नहीं की। तो हाईकमान तो मजबूत है, लेकिन इनके पास दूरदृष्टि नहीं है। एक टाइम ऐसा आया था जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इनकी युवा टीम थी जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे, जिसमें जो मिलिंद देवड़ा कल पार्टी छोड़ के गए वो भी थे, सचिन पायलट भी थे। तो माना जा रहा था कि कांग्रेस के पास युवा नेतृत्व आ गया, युवा सोच आ गई, अब ये शायद कुछ बदलाव लाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इस युवा टीम का पुरानी टीम से इतना टकराव हुआ कि एक बार लोगों को लगने लगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की टीम आपस में टकरा गई है और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। फिर बाद में आया धीरे धीरे कि राहुल गांधी की टीम को पीछे कर दिया गया है और सोनिया गांधी ने एक्सेप्ट करके अपनी टीम को आगे ले आए, और जिससे ये जो युवा चेहरे थे एक एक करके निराश होते चले गए और छूटते चले गए। आज देखा जाए तो उस युवा टीम में एक सचिन पायलट ही बचे, बाकी सारे युवा चेहरे राहुल गांधी के साथ छोड़ चुके हैं। तो बड़ी बात है इनकी अंदरूनी लड़ाई जो है और जो हाईकमान की दूरदर्शी नीति ना होना, ये एक बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस के पास कोई रोड मैप प्लान ही नहीं है, आखिर जनता को समझाए तो समझाए क्या, एक प्लान के अलावा उनके पास प्लान नहीं है कि मोदी जी को हटाओ। अगर भारतीय जनता पार्टी पे आते हैं, आप देखिए, लेकिन इस वक्त अगर बीजेपी की बात कर रहे हैं अनिल जी, आपसे मेरा सवाल है, बीजेपी में भी तो युवा नेता इतने खास है नहीं, उन्हें भी पिक्चर में नहीं लेकर आया जाता। देखिए, बीजेपी एक प्लान तो दिखा रही है। अभी जो 3 राज्य जीते, उनके पास जो पुराने 15 साल पुराने जो मुख्यमंत्री रहे थे उनको झटके से उनका नाम हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? अगर माना जाए तो ये तो बात समझ में आती है, जैसे सुनील जी बताते हैं, एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर रहता है, गुटबाजी शुरू हो जाती है। जो बंदा 15 साल तक मुख्यमंत्री रहता है उसको लगता है कि मैं इतना शक्तिशाली हो गया हूँ क्योंकि मैं पहले टीम खड़ा कर सकता हूँ, मैं किसी को भी जिता सकता हूँ और हाईकमान को भी आंखें दिखा सकता हूँ। तो नए चेहरे के नाम पे, बदलाव के नाम पे, अगले 15 साल के नए नेतृत्व के नाम पे उन सब बदल दिया गया। आप सोच सकते थे कि मोहन यादव जी बनेंगे, आप सोच सकते थे भजनलाल शर्मा बनेंगे, नहीं सोच सकते थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगले 10 साल तक हमें प्रदेश को नया नेतृत्व देना और इनको दूसरे काम पे लगाएंगे। तो इससे दोनों काम हो गए। जो अंदरूनी राजनीति जो शुरू हो चुकी थी, अंदरूनी गुटबाजी शुरू हो चुकी थी, उसको आपने एक झटके में खत्म कर दिया और नए नेतृत्व भी लेके आगे कहीं एंटी इनकम वैसी फैक्टर उन व्यक्तियों के खिलाफ दिया, इस वक्त राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा ये है कि संघ को खुश करने के लिए ये 3 मुख्यमंत्री जो है लेकर आए गए हैं, क्योंकि कॉमन फैक्टर जो है वो इसमें आरएसएस था। राहुल जी कितने इस बात से सहमत है कि दिखाया जा रहा है कि नए मुख्यमंत्रियों को मौका दिया गया है, लेकिन असल में 2024 के लिए एक जोश जो है वो संघ के अंदर भरना था, इसलिए 3 मुख्यमंत्री संघ से चुनेगा। सोचिए, संघ द्वारा बीजेपी को पैदा किया गया है। अगर संघ कभी नाखुश नहीं हो सकता है बीजेपी से, हो सकता है पॉलिसी से खुश ना हो, किसी चीज को लेके किसी व्यक्ति विशेष से खुश ना हो, लेकिन उसको काम तो भाजपा के लिए ही करना है। संघ के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो भाजपा के अलावा किसी के लिए काम करे। संघ के जो मुद्दे हैं उनको बीजेपी पूरा कर सकती है। इस देश में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है नहीं जो उसको पूरा करेगी। संघ जिस चीज की बात करता है कि यूसीसी को लेके आना है तो बीजेपी बोलती है यूसीसी, संघ ने राम की बात की तो राम मंदिर की बात बीजेपी ने की। तो उस हिसाब से आप देखेंगे जो भी संघ के मुद्दे हैं उनको बीजेपी पूरा करने की ताकत रखती है और बीजेपी के पास वो क्षमता है। और वो क्षमता अगर जो संघ बीजेपी को कमजोर करे तो वो क्षमता कहीं ना कहीं संघ कमजोर होगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये नहीं समझना चाहिए हमें कि दोनों में टकराव है। इन दोनों संगठनों में मुझे नहीं लगता कोई टकराव है। और जहां तक नए नेतृत्व की बात है कि मोहन यादव या भजन शर्मा या बाकी और जिनको भी मुख्यमंत्री बनाया गया है, देखिए है क्या एक्चुअली में कि आप ना नए नेतृत्व को परखते हैं, आपको नए नेता परखने भी तो होंगे ना, किसकी क्या क्षमता है। अगर जो ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी 200 साल राज करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी 100 साल के बाद भी करते रहेंगे। तो आपके नए नेता परखने भी होंगे ना किसकी क्षमता क्या है। अब ये क्षमता टेस्ट की जा रही है। अगर जो सही निकले तो ठीक है, नहीं निकले, अगर संगठन पे सरकार पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो 5 साल बाद चलता कर दिया जाएगा, कोई और नया नेता आ जाएगा। तो सवाल ये है कि देखिए राजनीति में जैसे नए नए उत्तरदायित्व भी दिए जाते हैं और फिर उनमें से चूज किया जाता है कि कौन पावरफुल है, कौन चीजों को संभाल सकता है, कौन राजनीति की समझ रखता है। जैसे मोदी जी
राजनीति की समझ रखते हैं। मोदी जी भारत को समझते हैं, और राहुल गांधी जी के साथ दिक्कत क्या है, कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि वो भारत को नहीं समझते हैं। वैसा राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि वो भारत को समझना चाहते हैं। अब उनको समझ में आया कि भारत को भी समझना होगा, तभी तो वो यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं तो भारत की समझ होती कांग्रेस को तो राम मंदिर में जाते, वो राम मंदिर के उद्घाटन में उसका विरोध नहीं करते। जहां प्रदेश नेतृत्व में बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस पे सवाल उठा रहा है कि आप आए क्यों नहीं, तो या आपने न्योता ठुकराया क्यों, तो उस तरीके से देखा जाए तो जो कांग्रेस का कैडर है या प्रदेश के जो नेतृत्व है, प्रदेश में जो छोटे नेता हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, तो एक दूसरे से टकराव भी हो रहा है, मानसिक तौर पे टकराव है। आज कांग्रेस के पदाधिकारी राम मंदिर जा रहे हैं। नेतृत्व में राज्य के राहुल जी एड ऑन कर दे दर्शकों के लिए, आज पदाधिकारी कांग्रेस के राम मंदिर जा रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि टकराव है, वो टकराव है, मानसिक तौर पे टकराव है कि अगर जो शीर्ष नेतृत्व ये बोलता है कि हम नहीं जाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन में, और प्रदेश नेतृत्व जाता है, तो ये मानसिक तौर पे टकराव है दोनों में। प्रदेश नेतृत्व ये चाहता है कि वो आना चाहिए था शीर्ष नेतृत्व को, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने उसको डिनाई कर दिया। क्यों डिनाई कर दिया? इस पे बहुत सारे विचार हैं। बीजेपी अपने तरीके से इंटरप्रेट करती है इसको कि वो हिंदू विरोधी है, और लोग इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। कांग्रेस अपने तरीके से इंटरप्रेट करती है। जिस जाल को बिछाया गया था कांग्रेस के लिए, वह उसमें फंसती हुई नजर आई राम मंदिर के मुद्दे पर। जी सुनिए। पलट देखिए, कोई नहीं है, न्योता देने के बाद 4 से 5 दिन समीक्षा की है ना कांग्रेस ने। ऐसा तो नहीं है कि न्योता मिलने के बाद तुरंत निर्णय ले लिया गया हो। जयराम रमेश जी ने सारे बड़े नेताओं से बैठ के बात की, और बात करके ही निश्चित तौर से उन्होंने निर्णय लिया होगा। अभी किन लोगों से बात हुई, बीजेपी के लोगों से बात हुई, या बीजेपी के लोग कांग्रेस में रह करके बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन निश्चित तौर से कांग्रेस के तमाम लोग मानते भी हैं कि उनसे उनकी पार्टी में कुछ बीजेपी के लोग हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर लो, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर लो, 2019 में राहुल गांधी ने जिन सवालों को उठा करके इस्तीफा दिया था, कांग्रेस केवल उन्हीं सवालों की समीक्षा कर लेती तो 2024 में स्थिति उसकी अलग होती। राहुल गांधी अपनी बात तो मनवा नहीं पाए कांग्रेस से या अपने कार्यकर्ताओं से। राहुल गांधी ने जो दर्द महसूस किया, उस दर्द की दवा तो कांग्रेस दे नहीं पाई। क्या राहुल गांधी ने 2019 4 पेजों का इस्तीफा लिख करके तमाम कांग्रेस के नेताओं पर जो आरोप लगाए थे और कांग्रेस की स्थिति को बताया, क्या आज तक 2024 तक 5 साल में उस इस्तीफे की समीक्षा कर पाई कांग्रेस? क्या ईमानदारी से जो आरोप लगे उन पर निर्णय कांग्रेस ले पाई? क्या चाहे कमलनाथ जी पे आरोप लगाए हों, चाहे पूर्व गृह मंत्री पर आरोप लगाए हों। सुनील जी, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, अगर हम बीजेपी की हायरार्की को देखते हैं, सबसे पहले हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं, एल.के. अडवाणी की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद टेक ओवर करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक हायरार्की चलते हुए नजर आ रही है कि आप आगे की सोच रखते हुए अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। क्या मैं कांग्रेस को जब देखती हूँ तो कांग्रेस ने आगे की सोची ही नहीं कि हमारे बाद कौन? राहुल गांधी हैं, लेकिन उनके अलावा बिल्कुल नहीं है। देखो, पटेल गुजरात में एक ऐसा चेहरा था, निश्चित तौर से बीजेपी के लिए दिक्कत क्रिएट करता। 3 महीने तक समय मांगा राहुल गांधी, 3 महीने तक समय नहीं दे पाए उनको। कहां चले गए छोड़ करके? आप देखिए, असम के मुख्यमंत्री आते हैं, आप उनसे मिल नहीं पाते। महाराष्ट्र में इतना बड़ा चेहरा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चेहरा की सुर्खियां हो सकती थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये हो सकता है कांग्रेस का, आज वो कांग्रेस को छोड़ के चला गया। मध्य प्रदेश में आप देखिए, सचिन पायलट तो जाते जाते रह गए, हो सकता है कि बीजेपी से कोई पीछे से कमिटमेंट बड़ा नहीं हो पाया होगा। तो निश्चित तौर से ये मान के चलिए कि कांग्रेस के पास कुछ विजन नहीं है। यदि विजन होता, कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए कोई बड़ा काम हम कर देंगे तो बीजेपी से हमें इनाम मिल जाएगा। तो जब इस सोच के साथ कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप तीनों का समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहा है। आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस महत्वपूर्ण चर्चा करी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2024 के पावर गेम के ऊपर चर्चा थी। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK24/7 न्यूज़।